पे की धोखाधड़ी हुई है। जिसकी नहीं है कोई कानूनी व्यवस्था, जो है पूरी तरह से फर्जी, लेकिन पढ़े लिखे लोग इसमें फंस जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ने उन्हें डिजिटल माध्यमों से पकड़ लिया है। एकदम गैर कानूनी। बेहद जरूरी है कि आप साइबर ठगों से सावधान रहें। आइए सावधानी के कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखें। किसी भी अनजान सोर्स से आए हुए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल्स देने से बचें। पर्सनल डेटा और किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पर मजबूत पासवर्ड लगाकर रखें। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें। किसी भी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कुछ भी इंस्टॉल ना करें। अपने डिवाइस को अपडेटेड रखें। अपने सभी ऐप्स को अपडेट रखें। बहुत ही पढ़े लिखे समझदार मैच्योर लोगों को साइबर फ्रॉड के माध्यम से चूना लगाने का एक नायाब और सक्सेसफुल तरीका सावधानी ही बचाओ। जाहिर है सावधानी ही। सुना था रिपोर्ट में। अनुज जी, मैं चाहूंगा थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि ये जो साइबर का एक नेक्सस तैयार होता है, अशोक जी ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई किस तरह से होती है, लेकिन साइबर के नेक्सस के साथ में इस झूठ का जुड़ जाना इसको और ज्यादा खतरनाक बना दे रहा है। क्या लोगों को बिल्कुल अननोन नंबर्स को उठाना बंद कर देना चाहिए? आपने एक सतर्कता की बात बार बार कही, जो हम छोटी सी आप बाइट आपकी सुन रहे थे, उस सतर्कता के मायने कैसे समझाएंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने डॉक्टर तिवारी। देखिए, सतर्कता का सिर्फ इतना मतलब है, और जैसा कि अशोक जी ने भी बहुत अच्छी तरह बताया, कि हमें जब भी कोई इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि हमसे कुछ गलती हुई है, यानी यही तो बताया जाएगा कि भाई आपने कोई ड्रग्स का पैकेट मंगवा लिया, या आपके किसी बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है, या आपके जो अकाउंट्स को हमने चेक किया है, या आपके खिलाफ ईडी का कंप्लेंट है, तो हमने उसी समय अपने आप को, अपनी छठी इंद्रिय को एक्टिव कर लेना है कि भाई पहली बात तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, और अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रूल्ड बाय लॉ है, और हर काम का, हर पुलिस का, हर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या है? वो बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि वो आपको एक नोटिस देते हैं, जिसमें वो लिख कर भेजते हैं, अपने अधिकारी का नाम लिखते हैं, जिस अधिकारी ने लिखा है। आजकल तो फोन नंबर और उसमें मोबाइल नंबर भी लिखते हैं, और उसमें क्यूआर कोड भी होता है ताकि फर्जी नोटिस ना चला जाए। और उसमें वो बुलाते हैं कि भाई ये नियरेस्ट स्टेशन है, आप यहाँ पर आइए और अपनी बात बताइए। तो हर जगह आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो ये बिल्कुल एक गांठ बांधने वाली बात है कि किसी भी प्रकार की आपको कोई सूचना पुलिस जैसी या किसी एजेंसी से आ रही है, तो आपको वो अपनी बात रखने का मौका देंगे और फिर अरेस्ट करेंगे। अगर हमें ये बात याद रहेगी, फिर हम डर में नहीं फंसेंगे। अगर हमसे कुछ गलती हुई भी है, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो भी हमें अपनी बात कहने का एक मौका जरूर दिया जाएगा। सीधे सीधे अरेस्ट नहीं किया जाता है। तो ये है। अब जहां तक बात है कि अननोन नंबर्स को ना उठाने की, उसमें मेरी जो सलाह है कि अननोन नंबर से वीडियो कॉल ना उठाएं। नॉर्मल कॉल पे अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके फंसने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन अगर आप वीडियो कॉल और लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर आपकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसमें कई बार आपके वीडियो वगैरह बना लिए जाते हैं, गलत तरीके के वीडियो बन जाते हैं, सेक्स वीडियो बन जाते हैं। तो वीडियो कॉल को तो बिल्कुल नहीं उठाना है अनजान। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और मैं, क्योंकि आप साइबर लॉ के एक्सपर्ट भी हैं, तो ऐसे लोगों को जब अगर ऐसी परेशानी में फंस गए हैं या किसी इस तरह के ट्रैप में हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं थोड़ा, जब किसी पर बीतती है तो वो लपेटे में आ जाता है, ऐसा क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये टॉपिक लाया, मोड़ जिसको कहते हैं कि इस पूरे डिबेट को दिया, कि जानकार लोग ही इसमें फंस रहे हैं। मैं बहुत सारे सेमिनार्स करता हूँ, बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट को बताता हूँ, और मजे की बात यह होती है जिन सेशंस को लिया है उसी सेशंस के 2-3 दिन बाद ही कोई मुझे बोलता है कि मेरा वीडियो बन गया या मेरा डिजिटल अरेस्ट जैसी सिचुएशन आ गई। तो बड़ा अजीब लगता है। देखिए, हमारे देश में लोग बड़े ज्ञानी हैं, और जब उन्हें कोई काम की बात बताई जाती है तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये एक बहुत टिपिकल टेंडेंसी है।
और दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो ये एक लोगों ने बना रखा है। और दूसरा, ये जो क्रिमिनल्स हैं ये हिप्नोटिज्म के मास्टर हैं। अब ये कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, ये एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और इस पे शायद हम इस कार्यक्रम में ड्वेल नहीं करेंगे। बट इनकी पूरी लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, इनकी पूरी एकेडमीज बनी हुई हैं, और ये वहां से हिप्नोटिज्म को सीखते हैं। हिप्नोटिज्म एक बहुत पुरानी अच्छी टेक्निक है, लोगों को इलाज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट इसको यूज करते आए हैं, लेकिन ये क्रिमिनल्स उसका पूरा मिसयूज कर रहे हैं, और हिप्नोटिज्म के माध्यम से उन टेक्निक्स को यूज करते हुए ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप उसे डर भी कहते हैं, आप उसे लालच भी कहते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादातर विक्टिम से बात करेंगे उनके साथ, जब ऐसा हो जाता है 24 घंटे अरेस्ट में रहने के बाद, तो वो अक्सर डिसओरिएंटेड मिलेंगे, आपको सही से बता ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या और वो क्यों इसमें फंसते चले गए। तो ये केवल केवल लालच या डर वाली बात नहीं है, ये पूरी तरह से आज एक जो हमारी साइंटिफिक टेक्निक है हिप्नोटिज्म, उसका मिसयूज है, और जो अपराधी हैं वो तेजी से इसको यूज करते जा रहे हैं, और नए नए विक्टिम हमारे सामने आते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। ऑफ कोर्स डीप फेक का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हिप्नोटिज्म की जो पुरानी टेक्निक थी उसमें उन्होंने एआई इनेबल्ड डीप फेक और साउंड कॉपिंग वगैरह को भी यूज किया है। तो वो पहले भी होता था, पहले लोग उसको खुद मुंह से करते थे, अब थोड़ा उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो गया, बट टेक्निक वही। जी, नहीं, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए रखा क्योंकि मैं इस पर आना चाहता था, क्योंकि कोई और साइकोलॉजिस्ट नहीं है और इत्तेफाक से मैं खुद मनोविज्ञान का छात्र हूं, तो मैं इस चीज़ को अवश्य रखना चाहूँगा कि मनोवैज्ञानिक रूप से एक तो लोगों को चिन्हित करना, हर कोई लपेटे में नहीं आता, वो लोग ज़्यादातर आते हैं जो जल्दी डर जाते हैं और लंबा समय इनके साथ बातचीत में देते हैं, घबराहट में जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, जिस हिप्नोटिज्म की आप बात कर रहे हैं उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन से लेकर, या जैसा अभी शायद सौरभ जी ने बताया था कि उस तरह का माहौल, जो कमी है वो है इच्छा शक्ति की कमी। अगर हम कानून की बात करें तो आईपीसी, जिसका नाम अब बदल गया है और न्याय संहिता वगैरह हो गया है, उसमें प्रोविजंस पहले से थे, और आईटी एक्ट में कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो इस प्रकार के साइबर अपराधों में कम से कम 3 साल की सजा की बात करते हैं। और 3 साल की सजा काफी बड़ी सजा होती है, कोई मामूली सजा नहीं है। किसी भी अपराधी को 3 साल अगर जेल में कायदे से रख दिया जाए तो काफी उसकी। अब सवाल ये कि कन्विक्शन रेट क्या है, वो शायद 1%, 0.1%, 2%, 5% तो आप एफआईआर ही कर रहे हैं, तो सभी लोग मान रहे हैं। अगर 5% जो एफआईआर हो रही है तो उसमें से कन्विक्शन कितनों का हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग क्यों नहीं है? एक्सपर्ट्स को कोई बुलाना नहीं चाहता ट्रेनिंग के लिए। अगर आप साइबर एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाना चाहते हो और उनसे अगर एक्सपेक्ट करते हो कि वो 500 रुपए घंटे पर आएंगे, तो वो नहीं आएंगे। ये नए जमाने की चीज है, तकनीकी चीज है, तो इसके लिए आपको जेन्युइन एक्सपर्ट एक रीजनेबल प्राइस खर्च करनी पड़ेगी। सरकार के जो तौर तरीके हैं उसमें वो अपना वही 1,500 रुपए, और उसमें भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आप अपने खर्चे पर आ जाइए और ये और वो। उसके बाद जो अधिकारी उसमें नॉमिनेट होते हैं वो सोचते हैं कि यार इससे क्या मुझे कोई बड़ा भारी फायदा होने वाला है ना, इस टाइप की कंसिडरेशन है ट्रेनिंग को लेकर। दूसरी चीज, जो कानून बना हुआ है उसके एनफोर्समेंट को लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है। जैसा कि आपने भी कहा कि भाई अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जा रहा है जिसका कि 2-5 लाख का भी नुकसान हुआ है, तो वो तो बहुत मामूली बात समझी जा रही है, जबकि हो सकता है कि उसके किसी खास संबंधी का ऑपरेशन रुक गया हो। ऐसा हो सकता है कि वो एक गरीब आदमी है, उसके घर में शादी होने वाली हो बिटिया की, वो रुक गई हो। तो हमें इन अपराधों की गंभीरता, एक महिला को हार्ट अटैक आ गया, बेटी फलाने केस में पकड़ी गई, हार्ट अटैक से मर गई एक महिला। ये एक मसला है जो कि हमारी नॉलेज में आया है। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं, मैं तो रोज ही सुनता रहता हूँ, मेरे पास ऐसे मामले आए दिन आते हैं। और कभी कभी हम लोग हालांकि बहुत बैलेंस्ड है, लेकिन हो गई है। अनुज जी, अब जरा दर्शकों को सीधे एड्रेस करते हुए बताइए क्या करें। जैसे 5 Ws और 1H हमारी पत्रकारिता में सिखाया जाता है शुरू कि कौन कैसे कब कहां जैसे सवाल पूछे, लेकिन फिर भी किस तरह से सतर्क रहें, थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों को। अनुज देखिए, बहुत ही 2-3 छोटी छोटी चीजें मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, क्योंकि हम एक आम दर्शक या जब हम आम व्यक्ति होते हैं तो कोई एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। एक तो जो हमारा ओटीपी
वन टाइम पासवर्ड है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, उसको बिल्कुल वो आपके साइबर खजाने की चाबी है। तो उसको आपने बच्चे की तरह सीने से लगाए रखना, किसी भी हालत में उसे किसी को देना नहीं है। ये एक सबसे सिंपल नियम है। कुछ भी हो जाए आप ओटीपी मत बताएं। दूसरा, ये जो फ्री ऑफर वाले लिंक्स आ रहे हैं आपके पास, जिसमें आपको तरह तरह के फ्री ऑफर दिए जा रहे हैं, उसको बिल्कुल आप क्लिक ना करें। और तीसरा, वीडियो कॉल अननोन नंबर से जो आ रही है, आप उसको ना पकड़ें, उसको ना जवाब दें। 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए भी ना लें। अभी अमेरिका में एक प्रोफेसर हैं, उनको किसी ने स्टूडेंट बन के महिला ने फोन किया कि साहब हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। उन्होंने बेचारों ने बहुत ही गुडविल में उनको बताना शुरू किया, और पता चला उनकी एक वीडियो और एआई के माध्यम से थोड़ा चेंज करके अब वो उनसे एक्सटॉर्शन की बात हो रही है। तो अननोन नंबरों से वीडियो हाँ, कॉल ये तो करके मैंने जैसे सामान्य बताया यहाँ कॉल पे, करें। मैंने निजी अनुभव, एक मित्र हैं हमारे, उनके साथ में बिल्कुल यही हो गया, तो सभी जी, आश्चर्यचकित जी। रह गए। तो अच्छा, अब सामान्य कॉल करें, जी जी, वीडियो अब कॉल से बचें, सामान्य कॉल करें। तो मुझे लगता है ये 3 बहुत चीजें हैं जी, आपने जिसको अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इस्तेमाल रखे करें तो हैं। इससे बचा मैं जा चाहता हूं सभी मेहमान क्लोजिंग